फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को ईरान में इसराइली हमले में शहीद कर दिया गया है। इस्माइल हनिया के क़यामगाह को तेहरान में गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। तेहरान में हमास के रहनुमा खलील हनिया के कहा है कि इस्माइल हनिया के हमरा मौजूद अफराद के मुताबिक मिसाइल कमरे की खिड़की तोड़कर सीधा उन्हें लगा है। हमास ने कहा कि इसराइल को इस हमले की सज़ा दी जाएगी। ईरान ने अपने रद्दअमल में कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल का दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई इसराइल को अफसोस करने पर मजबूर कर देगी। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि इसराइल ने सख्त सज़ा के लिए ज़मीन हमवार की है। इसराइली हुकूमत ने वाक़े पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से मौक़िफ़ सामने आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की मौत में अमरीका मुलव्वस नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार किया कि इसराइल पर हमले की सूरत में उसका दिफ़ा किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इस्माइल हनिया के कत्ल में मुमकिन तौर पर अमरीकी इंटेलिजेंस, ग्राउंड इंटेलिजेंस, ईरानी हुकूमत की मुखालिफिन और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहम किरदार अदा किया है। वाक़े के बाद ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं। इस्माइल हनिया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ़बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनकी नमाज जनाजा कल तेहरान में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे अदा की जाएगी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी पढ़ाएंगे। इस्माइल हनिया को जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द किया जाएगा। मशरक़ वस्ता के हालिया कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। और इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइली हुकूमत ने कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का भी कह दिया है। तर्जमान इसराइली हुकूमत डेविड नसर का कहना है कि इस्माइल हनिया की मौत से मुतल्लिक इसराइल के पास कोई मालूमात नहीं है। कोई भी तफसील या बयान इसराइली फ़ौज की जानिब से जारी किया जाएगा। गज़ा जंगबंदी माहदे की बातचीत के लिए पुरअज़्म है। अब इसराइली यरग़मालियों के माहदे को कामयाब बनाना चाहते हैं, लेकिन हमास किसी भी माहदे पर इत्तफ़ाक़ करने से गुरेज़ कर रही है। मुज़ाकरात के दौरान भी जंग जारी रखने का इख्तियार रखते हैं। इसराइली हुकूमती तर्जुमान ने बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर की हलाकत का भी दावा किया और ईरान और हिज़्बुल्लाह के साथ हर तरह की महाज़राई के लिए तैयार होने का भी कहा। और तेहरान और बैरूत हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज़ को मुंह तोड़ रद्दअमल दिया है। इसराइल अपने खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देगा। हम बुराई के महवर ईरान के खिलाफ हालत जंग में हैं। कल हमने नसरुल्लाह के नायब को ख़त्म कर दिया, जो मस्जिदुल शम्स में कातिलाना हमले का ज़िम्मेदार था। इसराइल किसी भी जगह से इसराइल के ख़िलाफ़ जारहियत करने वालों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। इसराइल हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। इसराइल के शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा। बैरूत हमले के बाद इसराइल को तमाम अतराफ से ख़तरात का सामना है। हम किसी भी ख़तरे के सामने मुतहद रहेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। वज़ीर कानून ने कहा है कि इस बिल में कोई नई चीज़ नहीं है। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, उसके बाद किसी दूसरी शमूलियत नहीं हो सकती। शमूलियत के वक्त ख़त्म हो गया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह बिल पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट होगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर कानून ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत और मखसूस नशिस्तों का मामला वाज़ेह है। पार्लिमान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। इस बिल में कोई नई चीज़ नहीं है। जो रूल्स एक्ट आइन में मौजूद हैं, बिल उसको वाज़ेह करता है। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, उसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। इलेक्शन के बाद एक प्रोसेस हुआ, शमूलियत का वक्त ख़त्म हो गया। किस कानून के तहत किसी रुकन को दोबारा किसी दूसरी जमात में शमूलियत का कहा जा सकता है? किसी रुकन असम्बली की शमूलियत एक बार ही किसी जमात में हो सकती है। मखसूस नशिस्तें भी उसी जमात को मिलेंगी जिसने लिस्ट फराहम की है। रूल्स में सब वाज़ेह है, इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में किसी जमात ने मखसूस नशिस्तों की लिस्टें जमा नहीं कराई तो वो जमात उसकी मुस्तहिक नहीं हो सकती। आज़ाद इलेक्शन लड़ा कर कोई जमात ज्वाइन कर ली तो दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि लगता है कि निजी बिल वज़ीर कानून की मंशा से आया है। क्या इसका इतलाक़ माजी पर भी होगा या मुस्तकबिल पर?
वज़ीर कानून ने कहा कि इसका इतलाक़ माजी से हुआ। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये बिल पार्लियामेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ मौजूद थी। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए? अली मोहम्मद खान ने कहा कि क्या आपको ये ख्याल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया या पहले से सोच रहे थे? वज़ीर कानून ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक नशिस्त भी जीती होती तो उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती थीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं समझा? क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही ना समझने पर शर्मिंदगी है? शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त सैंडविच बना हुआ है। इस बिल की मंजूरी के ज़रिए किसी एक कमेटी इजलास में अली मोहम्मद खान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में नोक-झोंक हुई। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा के ससुर के घर पर उनसे मुलाकात की और पूछा कि आप जनरल बाजवा को तौसी दे रहे हैं या नहीं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम बानी पीटीआई से बिल्कुल तंग आ गए हैं। आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत ले लें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क़यादत की तब्दीली के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे। ये उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। तो मैंने बात की थी, मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। उन्होंने इस सिचुएशन को कोई गेज किया हुआ है कि ये सितंबर या अक्टूबर में जो है चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद क़यादत जो है सुप्रीम कोर्ट में तब्दील होगी, फिर क़यादत जो है वो इस फैसले में जो मेजॉरिटी है उसके पास क़यादत चली जाएगी और फिर मेरे हक में फैसले आएंगे। ये खाम ख्याली है, वो पकड़ने हैं इसने। ये अंदर बैठ के जो है इस तरह की काइट फ्लाइंग कर रहे हैं ताकि लोगों की पोजीशन एम्बेरस हो और मेरे लिए वापसी के रास्ते हर वक्त खुले रहें। मैं मुकर जाऊंगा, मैंने तो ये बात नहीं की थी, मैंने जिस तरह ये पहले करते हैं। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। ये इसकी स्ट्रेटेजी है कि बड़क मार दो, अगला बड़क से यरके ना तो खुद यरक जाओ। बड़क मारता है, अगला यरक नहीं करता, साथ ही मुज़ाकरात की बात करनी शुरू करता है, साथ ही कहता है कि मेरे पास बंदे भेजो, मैं बातचीत करना चाहता हूं। किस मौजू के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हैं कि मुझे इक़्तिदार में वापस लाया जाए? अब ये बंदा बड़ा एक्सपोज हो गया हुआ है। जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे 2019 में उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। और ज़िला कुरम में दो कबाइल के दरमियान ज़मीन की तनाज़े पर जिरगा अरकान फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 2 माह के लिए आर्जी फायरबंदी के माहदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा माहदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से माहदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपये जुर्माना किया जाएगा। पेशावर ज़िला कुरम शाहरा को आमदरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। एक हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक, 226 ज़ख्मी हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़िला कुरम पारचिनार जाएँ और तनाज़ा हल करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहलियाने ज़िला कुरम पारचिनार के एहतजाजी कैंप गए और मुजाहिदीन से मुलाकात की, मुतालबात सुने। इस मौके पर गवर्नर KP का कहना था कि पारचिनार में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी खूनरेज़ी इंतहाई अफसोसनाक है। शोहदा के लवाहिकीन और मुतासर ख़ानदानों के दुख में शरीक हूँगा। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ज़िला कुरम जाएँ। ज़मीन की तकसीम और हदबंदी का मसला अभी तक सूबाई हुकूमत ने हल नहीं किया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और IG पुलिस को पाराचिनार पहुँचना चाहिए था। गवर्नर KP का कहना था कि वक्ती तौर पर सीज़ फायर मसले का हल नहीं है, बल्कि इसका पायदार हल निकाला जाए। और वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा है कि दौरा चीन में उन्होंने चीन को पाकिस्तान में अपने बिजली घरों के कर्जे रीप्रोफाइल करने का कहा है। ऐसा हुआ तो बिजली की कीमत ज़रूर कम होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए निजकारी और ट्रांसमिशन की बेहतरी पर भी गौर कर रहे हैं।
जो हमारे इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं बीजिंग में जाके, जो हमने उनको इन चीनी प्लांट्स के जो कर्जे हैं उनकी पेमेंट के जो स्केड्यूल्स हैं उसको हम रीप्रोफाइल करें, वो सिर्फ एक हिस्सा है हमारी कीमतों को कम करने वाले एफर्ट्स के ऊपर। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मुल्क के अंदर भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और बेहतर गवर्नेंस की सतह के ऊपर जिसको इनिशिएट कर चुके हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, ट्रांसमिशन की बेहतरी से भी 2-2 रुपए फी यूनिट की कमी आ सकती है। कि पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे सीपैक के प्लांट्स हैं जो बाहर मुल्क का कोयला इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं। उसके बजाय अगर पाकिस्तानी थर कोल का कोयला इस्तेमाल किया जाए तो हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है वो 23 रुपए यूनिट से नीचे गिर के उन प्लांट्स की 7 रुपए यूनिट के ऊपर आ जाती है। 3.5 से 4 रुपए का तो मैं रीप्रोफाइलिंग का एग्जैक्टली नहीं कह सकता, शायद इससे ज्यादा हो, शायद इससे कम हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ये होगा तो इस तरह जरूर हो सकेगा। सिर्फ रहीम यार खान से अगर मटियारी तक की हमारी ट्रांसमिशन लाइन बन जाए उससे भी आपका 2.5 रुपए 2 से 2.5 रुपए यूनिट का फर्क पड़ेगा। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है। मेरे ख्याल में वो 18% का जो फिगर है वो शायद हुकूमत उसको रिवाइज करना चाहे। हम लोग बिजली की कीमतों को कम करने के लिए तमाम वो हरबे के मुतालिक सोच विचार कर रहे हैं और तकरीबन कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं ताकि बिजली सस्ती हो और हमारी बिजली की मांग भी बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसीअ कर दी गई है। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने बिजली तकसीम कार कंपनी को अहकाम जारी कर दिए हैं। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसीअ कर दी गई। एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की हैं। और जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद धरना जारी रखने का ऐलान किया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमत कमेटी खेलने की बजाय आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम करे। सरकारी टेक्निकल कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। उन्होंने गौर की यकीन दहानी करवाई है। कमेटी का खेल नहीं चल सकता। ये 2+2 की तरह चीज़ है कि बिजली के बिल कम करो, पेट्रोल को सस्ता करो, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दो, IPPs के मामलात पर रिव्यू करो, प्रोजेक्ट ऑडिट करो। पूरी वजाहत के साथ तमाम चीज़ें उनके सामने रख दी हैं और अब उन्होंने इसी बात को कहा है कि इसके लिए वो एक मुस्बत पेशरफ्त करेंगे और हमने वाज़े कर दिया है कि ये धरना भी जारी रहेगा। अगर मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी हम मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम पाकिस्तान के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। और जमात इस्लामी और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात में हुकूमती वफ़द में शामिल टेक्निकल अरकान ने जमात इस्लामी को ब्रीफिंग दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि कमेटी अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत और ज़राअत पर आवाम को रिलीफ देना होगा। हुकूमत गैर संजीदा नज़र आई तो मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती कमेटी ने वक्त मांगा है, ताहम धरना जारी रहेगा। जबकि हुकूमती कमेटी के रुकन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वो जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे, पेशरफ से जल्द आगाह करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी मुज़ाकराती कमेटी की सरबराह लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती कमेटी ने कहा कि आप धरना ख़त्म कर दें। हमने कहा यह मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में संजीदगी नज़र ना आई तो इस अमल को आज ही ख़त्म कर देते। कमेटी में से कमेटी निकली तो फिर सिर्फ कमेटी चौक ही निकलेगा। आज मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ। छठे रोज़ भी मरी रोड पर बावकार धरना जारी है। लोग सख्त धूप बारिश हब्स में कौमी मकासद के लिए यहाँ मौजूद हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने कहा है कि लंदन में MQM की जायदादों पर शोहदा का हक है। लंदन की जायदादों की मालिक MQM पाकिस्तान है। लंदन की प्रॉपर्टीज़ हासिल करके फलाही कामों पर खर्च करेंगे। MQM के रहनुमा की खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MQM ने 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की हुर्मत के लिए जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। लंदन में मौजूद MQM की साबका क़यादत की जायदादों पर तनाज़ा है। लंदन में MQM की जायदादों पर शोहदा का हक है। फारूक सत्तार ने कहा कि लंदन में साबका क़यादत की तासुर दे रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। लंदन की जायदादों की मालिक MQM पाकिस्तान है। लंदन की जायदादों पर किसी और का हक नहीं है। लंदन में 6 प्रॉपर्टीज़ का कोई अकेला मालिक नहीं है। लंदन में MQM की शोहदा की प्रॉपर्टीज़ की बंदरबांट हो रही है। लंदन की प्रॉपर्टीज़ किसी की ज़ाती जेब में नहीं जाना चाहिए।
लंदन की प्रॉपर्टीज़ को शोहदा फाउंडेशन बनाकर उसके हवाले करना चाहते हैं। लंदन की प्रॉपर्टीज़ हासिल करके फलाही कामों पर खर्च करेंगे। हम 23 अगस्त 2016 को लंदन से लाताल्लुक़ हुए थे। आज हमारी 22 अगस्त के बाद लंदन की कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। अगर आपको शोहदा का इतना दर्द है तो लंदन से एक आदमी भेजें, हम ट्रस्ट बनाते हैं, हम साबित करेंगे कि ये MQM वालों की प्रॉपर्टी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM एक ही है और जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। ये प्रॉपर्टी अमानत है जिसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की इस्लामाबाद में मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा है कि माशी सूरत हाल के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर उलमाए कराम का किरदार अहम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की रहनुमा ज़िला कुरम से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हमीद हुसैन की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, दहशतगर्दी के खात्मे में फोर्सेस के किरदार समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। उनका कहना था कि माशी सूरत हाल के साथ साथ मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर उलमाए कराम का किरदार अहम है। मुलाकात में हमीद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए सबको इत्तेहाद, इत्तफाक और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना होगा। और चित्राल में मुसलधार बारिश और सैलाबी रैनों ने तबाही मचा दी है। रेश के मकाम पर सैलाब से 20 मकानात बह गए हैं और 2 अफराद जाँ भाग भी हुए हैं जबकि 2 जख्मी हैं। चित्राल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से रीच के मकाम पर 20 मकानात बह गए। मकानात में मौजूद सामान, माल मवेशी और थ्रेशिंग मशीन भी बह गई है। मानसहरा के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 400 से जायद गाड़ियों के काफिले पुलिस की हिफाजत में बाबूसर टॉप से चलास के रास्ते रवाना किए गए हैं। 2500 के करीब सयाह कागान नारान में मौजूद हैं। नए सयाहों के वादी कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मानसहरा में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले के बाइस रोड बंद होने से फंसने वाले कराची के सयाह ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर नारान के लोगों और मुफ्त रिहाइश देने पर होटल मालिक का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम तारिक है, हम लोग कराची से हैं। हम लोग नारायण में स्टक होने की वजह से परेशान थे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इस मुश्किल हालात में इन लोगों ने हमें असिस्टेंस दी, सपोर्ट किया और जगह प्रोवाइड की। बलूचिस्तान में पहाड़ी इलाकों में बारिश के सैलाबी रेले हब नदी में आने से हब नदी के मुतबादिल रास्ते को हर साल की तरह इस साल भी नुकसान पहुँचा है, मगर इस मरतबा पिछले साल की निस्बत हब नदी के मुतबादिल रास्ते को कम नुकसान पहुँचा। हब नदी का मुतबादिल रास्ता बह जाने से मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्वस 2 तंजीमों को कलअदम करार दे दिया है। कलअदम करार दी जाने वाली तंजीमों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद दोनों जमातों को नेक्टा ने कलअदम जमातों की फहरिस्त में डाल दिया है। दोनों जमातों को 2 साल तक निगरानी के बाद कलअदम करार दिया गया। अमेरिका के मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन करबी ने कहा है कि अमेरिका अभी ये तस्दीक नहीं कर सकता कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत इसराइल का काम है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन इतलात पर उनकी अभी किसी से बात नहीं हुई है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि हालिया वाक़यात के गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका गज़ा जंगबंदी माहदे को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। अमेरिका इस बात पर यकीन नहीं रखता कि कशीदगी में इजाफा नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल से सदर बाइडन को आगाह कर दिया है। और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। दुनिया भर से उनके कत्ल की शदीद मज़म्मत की जा रही है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत, कत्ल को बुज़दिलाना अमल करार दिया। हमास के इत्तेहादी इस्लामी जिहाद ने कहा कि कत्ल के ज़रिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान को भी निशाना बनाया गया है। फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन ने कहा इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर दिया है। हज़बुल्लाह का इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार ताज़ियत, कहा हमास के सरबराह का कत्ल इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत को मज़ीद पुरअज़म बनाएगा। दुनिया के दीगर ममालिक की भी हमास के सरबराह के कत्ल पर मज़म्मत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद अल्फाज मज़म्मत, कहा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फ़र्ज़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा शहादत तेहरान और फ़लस्तीन के दरमियान गहरे ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमले का मकसद गज़ा में जंग को इलाकाई सतह पर फैलाना है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इस्माइल हनिया के कत्ल को नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल करार दिया, कहा कत्ल कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। चीन की भी ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की सख्त अल्फाज में मज़म्मत।
चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा वाक़या मज़ीद इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। कतर ने भी इस्माइल हनिया के कत्ल को इलाकाई कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार दिया। यमन के हूसियों की भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी ने कहा है कि इस्माइल हनिया के कत्ल से गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात को ख़तरा पहुँच सकता है। बातचीत के दौरान सियासी कत्ल और गज़ा में शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि जब एक फ़रीक दूसरी तरफ के मुज़ाकरात कार को कत्ल कर दे तो सालिसी कैसे कामयाब हो सकती है। हम के लिए संजीदा शराकतदारों इंसानी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करने के ख़िलाफ़ आलमी मौक़िफ़ की ज़रूरत है। और 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के दर्जनों अफराद शहीद कर दिए गए। इस्माइल हनिया के कत्ल से पहले गज़ा में मुक़ीम उनके ख़ानदान के कई अफराद को इसराइल निशाना बना चुका है। जून के महीने में शिमाली गज़ा के शाती पनाहगुज़ी कैंप में इसराइली फ़साई हमले में इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हुए थे। हमास के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया के ख़ानदान के 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। अप्रैल में इस्माइल हनिया के 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद गज़ा के शाती कैंप में बमबारी से शहीद हो गए थे। इस हमले में इस्माइल हनिया के 3 पोतियाँ और 1 पोता भी शहीद हुए थे। जमात इस्लामी के ज़ेर इत्माम रावलपिंडी में इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत ने हमें एक नई रूह फूंक दी है। आज अगर दुनिया भर के लोग हमास के साथ खड़े हैं तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। इस्माइल हनिया की रावलपिंडी में लियाकत रोड पर गायबाना नमाज जनाजा के मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था कि इस्माइल हनिया की शहादत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। हमें तारीख़ का सबक याद है कि हमास की ये तहरीक कभी रुकेगी नहीं। हमेशा शहीद एक नए इनकलाब का उन्वान बन जाता है। इस्माइल हनिया का ये खून रायगा नहीं जाएगा। इसराइल को बर्बाद और फ़लस्तीन को आज़ाद होना है। उनकी तस्वीर आज मैंने देखी, वो पूरे ख़ानदान के साथ इस तहरीक में शरीक थे। 70 के करीब ख़ानदान के लोग इस रास्ते पर जान दे गए। वो तो अपनी मुराद पा गए मगर सबके लिए एक पैगाम छोड़ गए। इज़्ज़त का रास्ता इनकलाब, आज़ादी का, शहादत का रास्ता है। हनिया की शहादत हमें एक नई रूह फूंक दी गई। और अमेरिकी इंतख़ाबात में फैसला कुन किरदार अदा करने वाली 7 में से 4 स्विंग रियासतों में कमला हैरिस को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। अवामी सर्वे के मुताबिक मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस 11 पॉइंट से आगे हैं। एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, नेवाडा में कमला को ट्रंप के मुकाबले में 2 पॉइंट से बढ़तरी मिली। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 4 पॉइंट और नॉर्थ कैरोलिना में 2 पॉइंट से आगे रहे। जॉर्जिया में दोनों के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। अवामी सर्वे 24 से 28 जुलाई के दौरान किया गया। और खेलों की खबरों में आपको बताएं कि पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने पर IOC की जानिब से तो कई इनामी रकम मिली नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामात का ऐलान किया है, जिसमें सरफहरिस्त हांगकॉन्ग है। हांगकॉन्ग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपये मिलेंगे। पेरिस में खिलाड़ियों के दरमियान मेडल्स की जंग जारी है और इस जंग में प्लेयर्स के हौसले बुलंद रखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने एथलीट्स के लिए इनामात का ऐलान किया है। हांगकॉन्ग के ऐलान के मुताबिक गोल्ड मेडल जीतने पर उसके एथलीट्स को 7,68,000 अमेरिकी डॉलर्स मिलेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में 21 करोड़ से जायद रकम बनती है। सिल्वर मेडलिस्ट को 3,84,000 डॉलर्स, जबकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1,92,000 डॉलर्स मिलेंगे। सिंगापुर के हुकाम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमेरिकी डॉलर्स यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम देंगे। इंडोनेशियन एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 8 करोड़ 36 लाख, काजिक एथलीट्स को 6 करोड़ 97 लाख और मलेशियन एथलीट्स को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पेन के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर से जायद इनाम मिलेगा, जो तकरीबन 2 करोड़ 84 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। फ्रांस के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ 42 लाख, जनूबी कोरिया के 1.25 करोड़ और अमेरिकी एथलीट्स को हुकाम से 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए के मुसावी रकम मिलेगी। पाकिस्तान की 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। पाकिस्तानी हुकूमत सिल्वर मेडलिस्ट को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30 लाख इनाम देती है। और खेलों की आलमी सालिस अदालत ने फीफा के फैसले के खिलाफ कनेडियन फुटबॉल हुकाम की अपील को मुस्तरद कर दिया है।
फीफा ने हरीफ टीम न्यूजीलैंड की तैयारियों की जासूसी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने पर ओलंपिक्स वुमेन फुटबॉल इवेंट में कनाडा की टीम के 6 पॉइंट्स काटे थे। कनाडा ने फीफा के फैसले के खिलाफ CAS में अपील की थी। अपील में कैनेडियन फुटबॉल हुक्काम ने पॉइंट्स की कटौती, मनसूख या सजा में नरमी चाही थी। खेलों की आलमी सालसी अदालत ने 30 जुलाई को मामले पर समाअत की, जिसमें CAS एडहॉक पैनल ने समाअत के बाद कनाडा की अपील मुस्तरद कर दी। CAS की जानिब से मुख्तसर एलामिया जारी किया गया है, जबकि हतमी फैसला बाद में जारी होगा। और नॉर्वे कप अंडर 15 कैटेगरी में भी पाकिस्तान प्लेयर्स ने शानदार कारकर्दगी पेश की है। पाकिस्तान की टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान नॉर्वे कप अंडर 15 के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नॉर्वे के शहर ओस्लो में होने वाले अंडर 15 कैटेगरी फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। राउंड ऑफ 32 के मैच में नॉर्वे की टीम स्ट्रेन को 5-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से नवीद, शहबाज, सुभान, इब्राहिम और एहसान ने गोल स्कोर किए। राउंड ऑफ 16 में बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का मुकाबला अमरीकी टीम जोविया से होगा। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान की मुस्लिम हैंड स्ट्रीट चाइल्ड टीम पहले ही नॉकआउट राउंड में आ चुकी है।